Good evening, you all. So where were we? We had started sound, and we were discussing about characteristics of wave. Am I right? Yes, sir. So write the next topic: relationship between frequency and time period. Second, relationship between wavelength, frequency, and wave velocity or wave speed. Next, production of sound. Next, how do we produce sound? And last, transmission of sound or propagation of sound. Write it down. Should I raise? So these are the topics to be discussed today. First, we will be discussing relationship between frequency and time period. Thereafter, relationship between wavelength, frequency and wave velocity. Thereafter, production of sound. Next one, how do we produce sound? And last one, propagation of sound or transmission of sound. Last day we had started characteristics of sound. However, we had not finished that. We had discussed that there are 5 characteristics of sound known as wavelength, amplitude, frequency, time period and wave velocity. I am again revising the 2 which we had finished. First one was wavelength and second one was amplitude. Wavelength, I had told you that the distance traveled by a wave to complete one oscillation, or the distance traveled by a wave to complete one complete revolution or one complete oscillation, means that if the body starts from this time, this point, this is half done and this is full. So this is the lambda, means wavelength. Wavelength, the word itself describes that one wave के length को wavelength कहते हैं. अगर यहाँ से शुरू हो तो ये यहाँ तक quarter, half और quarter, this is wavelength. अब है क्या ना कि wavelength का डेफिनेशन किसी एक स्टूडेंट ने कुछ उल्टा पल्टा लिख के भेजा था, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. डेफिनेशन में गलतियां माफ नहीं की जाएंगी. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है. इनफैक्ट अगर प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं लिखना है आपको. एक वेव कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा उसको वेवलेंथ कहते हैं. मीटर कैसे यूनिट होता है और सिंबल होता है लैम्डा. और जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, सपोज ये इतना दूर गया, यहां से उतना दूर गया, इतना दूर गया, इतना दूर गया, इतना दूर गया, इतना दूर गया, ये वाला मैक्सिमम है. इसके बाद ये डाउन होना शुरू हो जाएगा. तो जहां पे आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसे होता है मीटर. आगे में पढ़ना है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेव वेलोसिटी. फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड is called frequency. 1 सेकेंड में जितना वेव कंप्लीटेड होगा उसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी. माइक ऑफ कर लीजिए. आराध्या, कौन गाना गा रहा है? सो 1 सेकेंड में जितना वेव कंप्लीट होगा उसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी. सपोज किया जाए कि अगर कोई बॉडी है और 1 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, या फिर यहां तक सपोज करते हैं, तो ये वाला हुआ 1 वेव और ये वाला हुआ 2 वेव. तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हुए 1 सेकेंड में? 2 हुए. तो 2 हर्ट्ज जिसका ऐसा यूनिट होता है, जिसको हम लोग
कैपिटल H और स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आपको वेव के बारे में बताया गया था कि वेव एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के। वहां ट्यूबलाइट जल रहा है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, तो वो जो वेव आ रहा है, तो ये जो ट्रैवलिंग हो रहा है, इस ट्रैवलिंग में हर सेकेंड कितना वेव कंप्लीट किया जा रहा है, इस ट्रैवलिंग में हर सेकेंड कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया जा रहा है, उसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को, उसी नंबर ऑफ वेव्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है और स्मॉल एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एफ फोर्स के लिए रिजर्व्ड है, स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, टाइम टेकन टू कंप्लीट one wave is called time period. एक वेव के द्वारा या फिर हम कहें कि वेव के द्वारा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। इसी एग्जांपल को लेते हैं। हमने आपको बताया कि ये यहां से चलना शुरू हुआ था और यहां तक आया था 1 सेकंड में। ये दो ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो रहा है 1 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन कितने देर में कंप्लीट हुआ बताइए? हाफ सेकेंड। तो यहां के क्वेश्चन में 0.5 सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा यूनिट सेकंड होता है। आपको इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि एक तरफ फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड के बारे में कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड में जितना वेव्स कंप्लीट होगा उसको कहेंगे टाइम पीरियड। मतलब ये कि एक वेव कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे वो आपका टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड ये आपका फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि f इक्वल टू 1/t होगा, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और टाइम पीरियड कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और इसी को हम लोग t इज इक्वल टू 1/f भी कर सकते हैं। यही तो रिलेशनशिप है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। f इज इक्वल टू 1/t होता है और t इज इक्वल टू 1/f होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेव वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी के बारे में आप बचपन से जान रहे हैं, मतलब बहुत पहले से, या स्पीड के बारे में तो जान ही रहे, डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, जानते हैं ना। तो यहां पे भी वही है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा यूनिट टाइम में, उसको हम लोग वेव वेलोसिटी कहेंगे या वेव स्पीड कहेंगे। v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो वेव वेलोसिटी सिंपल आपको समझ में आ रहा है, या वेव स्पीड सिंपल आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जो आप पहले से जान रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव टू इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। वेव का जो ट्रैवलिंग है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल जब कर रहा होता है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? वेव का लेंथ। एक वेव के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव का मतलब होता है एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन मतलब इस तरीके से हाफ और ये हाफ मिला के एक हो गए, ये हाफ और ये हाफ दोनों को मिला दिए, ये एक वेव कहलाएगा या एक ऑसिलेशन कहलाएगा। तो एक वेव और एक ऑसिलेशन को ट्रैवल करने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए उसको आप वेवलेंथ कहते हैं। यहां से चलना शुरू हुआ, वापस यहां आया, इसको आप वेवलेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव to complete one oscillation is called wavelength. It is represented by Greek letter lambda and its SI unit is meter. दूसरा आपको बताया गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, the maximum displacement covered by a wave is called amplitude. अगर आप यहां पे देखो, ये इतना दूर डिस्प्लेस किया, ये इतना दूर किया, ये इतना दूर किया, ये इतना दूर किया, ये इतना दूर, और इसके बाद फिर डाउन होना शुरू हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट था इसी को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, और ये कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होगा और इसका यूनिट मीटर होगा। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
1 सेकंड में जितना वेव्स कंप्लीट होगा, 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन कवर्ड होगा, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे और इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका SI यूनिट हर्ट्ज होगा। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे उसे हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे उसे हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे और इसका SI यूनिट सेकंड होगा, इसे t से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव टू, या फिर बोले डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड। एक रिलेशन आपको बताएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1/t होगा या टाइम पीरियड जो होगा वो 1/f होगा। इसको याद रखना है, इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल्स आएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा। पहले आप देखेंगे फिर आप उतार लेंगे। वी नो दैट वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, या सिंपल वेलोसिटी इज इक्वल टू भी जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसका मतलब ये है कि हम यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू, और यहां पर जो डिस्टेंस होता है वेव वाले केस में, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। वेरी गुड, इज्जत बचा लियो। ये वेवलेंथ और नीचे है टाइम। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से, टाइम को t से। आपसे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके कॉपी में वो लिखा हुआ है कि आप बताओ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप। वेवलेंथ हमें मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, फ्रीक्वेंसी नहीं मिला है, तो टाइम मिला है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू f लैम्डा। दिस इज द रिलेशनशिप, और इसका डेरिवेशन आपको क्लास 9th में पढ़ना है। अभी आप लिख लीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा, और इस पर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल्स भी आप लोग से बनवाऊंगा। एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट समथिंग एडवांस यू विल गेट विथ अस। हैव यू ऑल रिटन? So this is the formula which we have derived, which we have proved, which will be discussed in your class 9th syllabus. No one is going to ask you in this class, means in class 8, but you should know, as it is very simple. Simply everyone knows that speed is equal to distance by time, or velocity is equal to distance by time. The same thing I have written, wave velocity is equal to distance upon time. Here velocity I simply wrote. In fact, from here you can write velocity. Here in the case of wave, the distance is represented by wavelength. That's why I replaced distance by wavelength upon time as it is. Thereafter velocity is represented by small letter v, wavelength is represented by Greek letter lambda, and time is represented by small letter t. So I wrote v, and here is cross multiplication. So sorry, I didn't do the cross multiplication. Actually what I wrote, I was telling you that there is no use of time. We had to find the relationship between wave velocity, wavelength and frequency. So I had to replace time period, and I had to insert f. So I wrote here lambda v is equal to lambda into 1/t, and 1/t, as everyone knows that f is equal to 1/t. Right now we had discussed that f is equal to 1/t and t is equal to 1/f. So I wrote it here, and we got the formula, very important formula for solving the numericals. P is equal to f lambda. If you have any doubts, please ask to me. हमने ये कहा कि वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हमने ये कहा कि वेव वाले केस में डिस्टेंस जो होता है, इस वेव वाले केस में डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो हमने डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ लिख दिया। अब वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दिया, वेवलेंथ को लैम्डा, ग्रीक लेटर लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को t से कर दिया। अब v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन t आया था, तो हमने इसको लैम्डा इंटू 1/t लिखा, और 1/t की जगह पर f होता है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, सिंस 1/t इज इक्वल टू f, हमने 1/t को f लिख दिया, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा मिल गया। क्लियर? This is the relationship. नेक्स्ट हमें यह सीखना है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है। साउंड अगर कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जैसे सपोज करो, अगर मैं, ये आवाज आपको सुनाई दे रही है,
ये आवाज कहां से आ रहा है, या फिर ऐसे आप देखो ये आवाज कहां से आ रहा है। ये आवाज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इस पर स्ट्राइक कर रहा हूं, मैं इस पे मार रहा हूं, मैं इस पे हीट कर रहा हूं। तो मैं हीट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं हीट कर रहा हूं तो इसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। क्या हो रहा है, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है। और अगर कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स होगा तो वाइब्रेशन होगा, और जब वाइब्रेशन होगा तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होगा। यही चीज आपको अच्छे से समझना है कि अगर कहीं भी दो बॉडी कोलाइड करते हैं, यानी उनके बीच अगर कोलिजन होता है तो उनके बीच वाइब्रेशन होता है, और कहीं भी वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। आप देखो ये वाइब्रेशन ही तो है, ये मेरी दो उंगलियां टकरा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, इस कोलिजन की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है और इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इनफैक्ट मैं जो बोल रहा हूं या आप जो बोलते हैं, हम क्यों बोल पाते हैं, हम क्यों साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, जब कभी हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग एयर को अंदर से बाहर की तरफ खींचते हैं। एक्चुअली हमारे लंग्स में जो एयर है उस एयर को बाहर की तरफ खींचते हैं, और यहां पे हमारा होता है वोकल कॉर्ड्स, और उस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन ही तो होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। इनफैक्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पिच की वजह से आवाज पतला या मोटा होता है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वोकल कॉर्ड के साइज की वजह से भी आवाज पतला या मोटा होता है। आप सब नोटिस किए होंगे, जनरली गर्ल्स का आवाज पतला होता है और बॉयज का आवाज मोटा होता है, गर्ल्स का आवाज श्रिल होता है और बॉयज का आवाज ग्रेव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्ल्स का वोकल कॉर्ड शॉर्ट होता है और बॉयज का वोकल कॉर्ड बड़ा होता है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो दो चीजें हम लोग कर रहे हैं, पहला ये कर रहे हैं कि साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। कहीं भी दुनिया में कहीं भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो मान के चलना कि बॉडीज के बीच वाइब्रेशन होगा, मतलब पहले तो कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा पार्टिकल्स के बीच, और पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन होगा तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड होगा। हम अगर बोल रहे हैं तो वैसा ही तो बोल रहे हैं, हम एयर को अंदर से बाहर खींच रहे हैं और वो एयर वोकल कॉर्ड में आके कोलाइड कर रहे हैं, और उस कोलिजन की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। यहां पे हम मार रहे हैं और आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो एक्चुअली मेरे हाथ और इस बोर्ड के बीच कोलिजन हो रहा है, और उस कोलिजन की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, और उस वाइब्रेशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। क्लियर है? आप चाहे तो ये लाइन लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो क्यों होता है, और इसको लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करेंगे, ऐसे मत लिख दीजिएगा कहीं, नहीं तो आके घर आके मारेगा एग्जामिनर। यू हैव टू राइट दैट, अगर आपसे कोई पूछे हाउ साउंड प्रोड्यूस, तो यू हैव टू राइट दैट व्हेनेवर अ बॉडी collides with another there is vibration between them, and whenever there is vibration between them there is production of sound. So ये वाला फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी साउंड इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच कोलिजन होता है, और पार्टिकल्स के बीच कोलिजन होगा तो वाइब्रेशन होगा, जनरली टू एंड फ्रो मोशन होता है, और फिर उस वाइब्रेशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। तीन ही चीज तो याद रखना है, कोलिजन, वाइब्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कोलिजन, वाइब्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। बढ़े आगे। आगे साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड ट्रांसमिट कैसे करता है, साउंड प्रोपगेट कैसे करता है। अगर हम बोल रहे हैं यहां से कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट ए से, और यहां पे पॉइंट बी है, तो साउंड यहां से यहां तक गया तो कैसे गया सर, हम तो जानते हैं वेव के फॉर्म में गया। द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड वेव, और साउंड एक वेव है तो वेव के फॉर्म में गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ इनके बीच कि ये गया, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ट्रैवलिंग हो रही है साउंड की, सॉरी एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए से बी तक जब साउंड ट्रैवल कर रहा है तो यहां पर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कोई ना कोई मीडियम होगा तभी साउंड ट्रैवल किया है। तो कोई एक मीडियम है, सपोज किया जाए वो एयर है या वाटर है या स्टिल है, साउंड ट्रैवल किया। तो भी अगर बात किया जाए कि किस तरीके से, तो बताया गया था कि वेव जो है साउंड वेव
वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि आगे पीछे करके गया या अप एंड डाउन करके गया? अप एंड डाउन। वाह, तालियां। अप एंड डाउन ट्रांसवर्स वेव था बच्चा, लाइट चलता है वैसे। सो ये टू एंड फ्रो मोशन में गया इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके। थोड़ा और अगर मैग्नीफाई कर दो, थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करो, तो ये एक्चुअली कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में गया। सर क्या बोल रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आएगा ना। सपोज करते हैं यहां पे एयर था, एयर है तो एयर के पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा, और यहां पर वाइब्रेशन दो तरीके से हो जाता है, मतलब दो तरह का रीजन का प्रोडक्शन हो जाता है, दो तरह के क्षेत्र बन जाते हैं। एक वो वाला क्षेत्र जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन जहां पे पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होते हैं, उसको हम लोग कॉम्प्रेशन कहते हैं। और इसके बाद एक रीजन बनेगा जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, इसको हम लोग कहते हैं रेयरफैक्शन। फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। इस तरीके से कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन साउंड ट्रैवल कर रहा है। सपोज करो मैं यहां से बोल रहा हूं और आप वहां पे बैठे हुए हो, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में मीडियम है एयर। मैंने जैसे ही कुछ बोला ये साउंड प्रोड्यूस हुआ। साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ हम लोग तो सीख गए, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हुआ था और फिर साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो साउंड चलेगा तो ये दो तरह का रीजन बनाएगा। पहला रीजन वो जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक होंगे, दैट इज कॉम्प्रेशन। फिर उसके बाद एक रीजन जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, वो रेयरफैक्शन। फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके साउंड आपके कान तक पहुंच जाता है और आप सुन पाते हैं, और ये बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट डे मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर गैस है तो स्पीड ऑफ साउंड थोड़ा कम होगा, लिक्विड है तो भी कम होगा, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर आप कंपेयर करें तो जैसे लाइट में आपको बता दिया जाता है कि ट्रांसपेरेंट में बस चल रहा है, जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि एयर में चलेगा या वाटर में चल रहा है। सॉलिड में चलेगा तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, जैसे ग्लास है तभी चलेगा। लेकिन साउंड हर तरह के सॉलिड मटेरियल में चलता है। अगर आप कंपेयर करें तो अगर आप कंपेयर करें स्टील, वाटर और एयर, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड स्टील में होगा, उससे थोड़ा कम वाटर में और सबसे कम एयर में होगा। यही वजह है कि जब ट्रेन बहुत दूर से आ रही होती है, आप एयर में ऐसे खड़े हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि ट्रेन आ रही है। लेकिन अगर आप ट्रैक पर कान लगा दें तो ट्रैक से वो जो साउंड ट्रैवल कर रहा होता है, चूंकि ट्रैक सॉलिड से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, तो उससे साउंड का स्पीड पहुंच जाता है और आप आसानी से सुन सकते हैं। या फिर आप कभी ऐसा करें कि आप स्कूल में डेस्क पर बेंच पर बैठे हुए हैं और बेंच के ऊपर पे आप अपना कान लगाएं और नीचे कोई ठक ठक अगर साउंड प्रोड्यूस करे, कोई हाथ से मारे, तो आपको बहुत तेज सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर बेंच में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया कंपैरेटिवली अगर आप एयर में सुनने की कोशिश करें। तो वो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल में या डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होता है। फिलहाल क्या है कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है। साउंड ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में, वेव में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में, मतलब टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन में, मतलब आगे पीछे करके साउंड ट्रैवल करता है। कहीं भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड उस मीडियम में, जिस मीडियम में उसको ट्रैवल करना है, उसमें वो दो तरह का रीजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फर्स्ट वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं, दूसरा वो रीजन जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, और इस तरीके से साउंड का ट्रैवलिंग होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर कहीं पर मीडियम है नहीं तो क्या साउंड ट्रैवल करेगा? आंसर है नो। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ मीडियम, साउंड विल नॉट ट्रैवल। क्यों जी? क्योंकि अगर मीडियम है ही नहीं तो पार्टिकल्स नहीं है, और पार्टिकल्स नहीं है तो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन नहीं बनेगा, टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो पाएगा, इसी वजह से साउंड ट्रैवल नहीं हो पाएगा। मून पर जब लोग जाते हैं, आप लोग भी तो जाते ही होंगे गर्मी के छुट्टी उट्टी में, गए थे ना पिछले साल, रईस लोग हैं आप लोग, कभी मून पे कभी मार्स पे। तो मून पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे
साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे एयर नहीं है, वहां पे मीडियम नहीं है, इसलिए वो लोग वॉकी टॉकी से बात करते हैं या मतलब कोई और मीडियम से। तो अगर वहां पे साउंड प्रोड्यूस किया भी जाए तो कोई सुन नहीं पाएगा क्योंकि साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर एयर नहीं है या अगर मीडियम नहीं है तो मतलब पार्टिकल्स नहीं है, अगर पार्टिकल्स नहीं है तो साउंड का ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन में कैसे चल पाएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ साउंड। यस बच्चा बोलिए, आवाज आपका नहीं आ रहा है, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज, माइक्रोफोन नजदीक करके बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। जस्ट टाइप मैसेज एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। मैं रिवाइज कर दे रहा हूं आज तो क्या क्या पढ़े हैं। First we wrote the topics what we have to discuss today. First we discussed the relationship between frequency and time period. Thereafter we discussed the relationship between wavelength, frequency and wave velocity. Thereafter production of sound. Thereafter how do we produce sound, and last one transmission of sound or propagation of sound or traveling of sound. However, whenever we winded up last day class, we had three left topics. First one, actually we were discussing about the characteristics of sound and we discussed only wavelength and amplitude. The rest three, frequency, time period and wave velocity, we had to discuss today. So first we discussed that wavelength is the length of wave, means the distance traveled by a wave to complete one oscillation is called wavelength. It is represented by Greek letter lambda and its SI unit is meter. Amplitude, the maximum displacement created by a wave is called amplitude, represented by capital letter A and its SI unit is meter. Thereafter today's class, frequency, the number of waves completed in 1 second or the number of oscillations completed in 1 second is called frequency, represented by a small letter f and SI unit is hertz. Thereafter time period, the time taken to complete one wave is called time period. It is represented by small letter T or capital letter T and its unit is second. Thereafter wave velocity, as everyone knows, wave velocity or wave speed, as speed is distance by time, the same thing we wrote here, that the distance in unit, the distance traveled by a wave, as we are discussing about wave, the distance traveled by a wave in unit time is called wave velocity or wave speed. As we had discussed, frequency and time period are reciprocals, so f is equal to 1, there is a formula, or t is equal to 1 by f. Right now we have to derive, we have to find the relationship between frequency, wave velocity and wavelength. So I wrote the formula, wave velocity is equal to distance by time, as distance here is wavelength, so I wrote wavelength here. Thereafter I write v for velocity, lambda for wavelength and t for time. Thereafter v is equal to lambda and t is 1 by, it is as in denominator, we can write here 1 by t and 1 by t is equal to f. So f is 1 by t is replaced by f, small f means frequency. So finally we got v is equal to f lambda. Next one, how sound is produced. अगर आप कहीं पे भी साउंड सुन रहे हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? As whenever there is whenever we heat any body, there is collision of particles, and whenever there is collision of particles, there is vibration, and whenever there is vibration, there is production of sound. Same thing happens when we talk about how do we speak, how do we produce sound. Actually, we exhale air in from our lungs, and that air vibrates here in vocal cords, and we produce sound. Last one, traveling of sound. Sound travels in the form of wave, in the form of longitudinal wave, and longitudinal wave means to and fro motion. Means if sound travels from one point to another point, there is two different reasons known as compression and rarefaction. In compression, the particles are closer to each other, and in rarefaction, particles are farther to each other. So in this way, by the formation of compression, rarefaction, to and fro, back and forth, sound travels. This was all about today, and next day we will be discussing about the speed of sound in different media.